हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है संयुक्त राष्ट्र ने वीटो पे हैरान किया। जो बात भारत समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझ नहीं पाया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। भारत को वीटो पावर और परमानेंट मेंबरशिप मिलने में चाइना के बाद अब कौन सी कंट्रीज ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है एंड इनकी क्या क्या मांगे हैं। और ये तो बड़े दुख की बात है। मुझे लग रहा था कि अब हम बहुत क्लोज आ रहे हैं लेने के लिए इन चीज़ों का, परमानेंट मेंबर बनने के लिए हम तो बहुत क्लोज आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था, सिवाय चाइना के एक्चुअली को था नहीं ओपोनेंट। भारत में रोड्स के नाम के ऊपर क्या आइडिया पिच किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या काम किया है ओह। जिसकी तारीफ होनी चाहिए। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कॉन्क्लेव के बारे में, जो कि देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, जिनको इस कॉन्क्लेव में इनवाइट किया गया था, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो हैदराबाद के अंदर कई सारी रोड्स का नाम अब पॉलिटिकल लीडर्स की जगह गूगल, मेटा, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज के नाम के ऊपर रखने वाले हैं, जो उनकी स्टेट के अंदर रोजगार पैदा करती हैं और लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। और बड़ी जल्द आपको हैदराबाद में मेटा रोड, गूगल रोड या फिर टीसीएस रोड देखने को मिल सकती है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने यह भी बताया कि वो साल 2034 तक तेलंगाना स्टेट की जीडीपी 1 ट्रिलियन करने और साल 2047 तक $3 ट्रिलियन की स्टेट जीडीपी करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। वैसे बाकी तो ठीक है, लेकिन ये गूगल और मेटा के नाम के ऊपर रोड्स का नाम रखना ये कैसा स्टेप है, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। मुझे भी कमेंट करके बताओ कि गूगल पे नाम रखना, मेटा पे नाम रखना इज़ प्रॉब्ली, आई डोंट नो। अगर मेरे पे हो तो मैं तो नहीं रखता। टी सी एस पी नहीं, ऐसे नहीं। आपको जो टी सी एस पे या जो इंडियन कंपनी के नाम पे रोड रखना, आई डोंट थिंक सो। आप अपने हीरोज़ के नाम पे रखिए। आप जो लैंडमार्क्स हैं उनके बारे में लिखिए। लेक्स हैं, लेक्स के बारे में देखिए। मेरे को तो यही लगता है कि जो चीज़ें जो हैं सदियों से हैं, प्यारी चीज़ें हैं, उनके बारे में करिए, नेचर के बारे में करिए, बट कंपनीज़ के नाम पे नहीं, नॉट ऑन द नेम ऑफ कंपनीज़। जम्मू कश्मीर से न्यूज निकल कर आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट करने वाला जो डॉक्टर उमर नबी था, सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसके घर को डिमोलिश कर दिया है। ये डिमोलिशन पिछले कल देर रात को कंडक्ट किया गया है एंड इसमें एक्सप्लोजिव्स की मदद लेकर उसके घर को डिमोलिश किया गया। ये रात के विजुअल्स हैं और ये विजुअल्स है नेक्स्ट डे यानी कि आज दिन के। ये विजुअल्स देखने के बाद भारत के कई सारे लोग बोलेंगे कि डॉक्टर उमर नबी के घर वालों की क्या गलती थी, उसके घर को डिमोलिश नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन हमारा मानना है कि ये चीज डॉक्टर उमर नबी जैसे लोगों को सोचनी चाहिए कि जब वो इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट करते हैं उनकी भी कोई गलती नहीं होती है। इसलिए आतंकवाद करने वालों के साथ कोई भी सिंपैथी नहीं, और हर एक आतंकवादी के साथ यही होना चाहिए, ताकि जिसके मन में भी एक छोटा सा विचार आ रहा हो, छोटा सा विचार पनप रहा हो, जो इस उल्टे रास्ते के ऊपर चलने के बारे में सोच भी रहा हो, उसके लिए ये एग्जाम्पल पहले से सेट किया जाए। डॉक्टर उमर के साथ साथ जो बाकी डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़े हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी जम्मू कश्मीर पुलिस अटैच कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज चेन्नई के ताम्बरम रीजन में इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। पायलट ने समय रहते सेफली अपने आप को इजेक्ट कर दिया था, यानी कि पायलट बिल्कुल सेफ है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम बताया गया है पिलाटस PC-7 मार्क 2, जो नए कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन बनाता है ये पता चला? कौन सी कंपनी बनाती है इस एयरक्राफ्ट को? क्रैश में किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा है, ना ही किसी सिविलियन की जान गई है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि सबसे ज़्यादा मुझे इंडियन एयरफोर्स पे ही डर लगता है, क्योंकि उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है और चाइना के पास 300 आ चुके हैं। सबसे घबराने वाली बात एयरफोर्स की रह गई है। आर्मी नेवी आर डूइंग वेरी गुड। एयरफोर्स इज़ द बिगेस्ट थ्रेट। जहाँ लग रहा है कि उनके पास एनफ एयरप्लेन्स नहीं है। दे हैव टू गेट द एयरप्लेन्स। बातें बड़ी करते हैं, शोशेबाजी बहुत होती है, मगर एक्चुअली जो है एंड ऑफ द डे एयरफोर्स पीछे रह गया। ड्रोन्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ड्रोन्स आगे ला रहे हैं, मगर एयरप्लेन्स नहीं। एयरक्राफ्ट जो है, आपको फाइटर जेट्स चाहिए, किसी भी तरीके से लेके आइए। रिवर्स इंजीनियर करना है, रिवर्स इंजीनियर करिए। लोगों को आपको लेके ऑफ़र देने हैं, दूसरी कंट्री से लोग लेके आने हैं, साइंटिस्ट लेके आने हैं, जो करना है करिए, बट यू नीड आपको 5th जनरेशन बड़ी तेज़ी से। एम का बनेगा, बहुत लेट बन रहा है। अभी आपको चाहिए, जहाँ आपके कंपटीशन के बाद 300 प्लेन आ गए हैं, दैट इज़ अ बिग सीरियस थिंग कि आपके पास एक भी नहीं है। इसका एग्जैक्ट कारण पता लगाने के आदेश दे दिए गए। और एयरप्लेन्स होते बहुत महंगे हैं यार, इतने महंगे होते हैं कि आप कितने खरीदेंगे। इट इज़ गोइंग टू पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन द कंट्री अगर खुद के नहीं आते। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और साउथ अफ्रीका को लेकर। दरअसल साउथ अफ्रीका के जो भारत में साउथ अफ्रीका ने तो इतना कुछ बोला है ज़िंदगी में अगेंस्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसका अब आप कैसे पंगा चल रहा है साउथ अफ्रीका से। है, उनका नाम है और साउथ अफ्रीका ने इसराइल के अगेंस्ट भी बहुत कुछ बोला है।
South Africa just going in their own direction, causing a lot of problems for themselves. साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज अदर कंट्रीज जो हैं वो साउथ अफ्रीका से इतना कोलैबोरेट नहीं कर रही. फिलहाल इन्होंने अब एक स्टेटमेंट रिलीज की है जिसमें उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि भारत अपने आईआईटी कॉलेज का एक कैंपस साउथ अफ्रीका में स्टार्ट करे, जिससे क्यों भाई, क्यों अपनी नॉलेज दुनिया भर में क्यों बांट रहे हो? साउथ अफ्रीका के स्टूडेंट्स को भी मदद मिलेगी. अच्छा, उन्होंने तुम्हारी मदद क्या की है? उन्होंने तुम्हारी क्या मदद की थी जो तुम उनकी करोगे? महात्मा गांधी की बड़ी मदद कर दी थी ना उन्होंने एक टाइम पे, ट्रेनों से बाहर निकाल कर. भारत ने मिडिल ईस्ट के अरब देशों में आईआईटी कैंपस स्टार्ट कर दिया है, लेकिन साउथ अफ्रीका में अभी तक नहीं किया है, जो तो साउथ अफ्रीका में क्यों करना है भाई? काफी लंबे समय से भारत से मांग कर रहा है. नेक्स्ट जस्ट बिकॉज कोई मांग कर रहा है आप करोगे? आई डोंट अंडरस्टैंड. अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर. रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है. न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान भारत की यात्रा पर आ रहे हैं. अगले हफ्ते 19 से 20 नवंबर को इंडियन ओशन रीजन के देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक कॉन्फ्रेंस होनी है. इसके अलावा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के देशों के एनएसएस की भी मीटिंग भारत ने इसी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ रखी है, जिसमें बांग्लादेश से तो रिलेशनशिप बहुत ख़राब होती जा रही है बिकॉज वो चाइना के साथ बहुत कोलैबोरेट कर रहा है टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ अगेंस्ट इंडिया, विच इज़ वेरी अनयूजुअल. भारत के साथ साथ श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस और बांग्लादेश इन कंट्रीज के एनएसएस को ठीक है. बांग्लादेश से जो भी आ रहा है वो एक बाईलैटरल विजिट के लिए आ रहा है, मल्टीलैटरल इवेंट में आ रहा है, दैट इज़ नो बिग डील. दोनों कॉन्फ्रेंसेस के लिए भारत में बुलाया है क्योंकि भारत ही होस्ट कर रहा है, जिसके चलते भारत ने बांग्लादेश को भी इनवाइट किया था. और न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है. अभी शेख हसीना के जाने वो तो करेगा ही यार, मल्टीलैटरल समिट है, वो तो जाएगा ही अपने आप को रिप्रेजेंट करने और देखने के लिए क्या फ़ायदा होता है. के बाद पहली बार होने जा रहा है जब बांग्लादेश का एनएसए खलीलुर रहमान भारत की यात्रा पर आएगा और भारत में हमारे एनएसए अजीत डोवाल सर के साथ मीटिंग करेगा. खलीलुर रहमान की अपॉइंटमेंट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की है, यानी कि यूनुस का यस मैन है. इसलिए अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत में मीटिंग्स करने के बाद क्या दोनों देशों के बीच कोई बदलाव आता है या फिर नहीं. नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और वीटो पावर को लेकर, जो यूनाइटेड नेशंस में पॉलिटिक्स चल रही है उससे संबंधित. वैसे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर जब भी कोई नई अपडेट आती है उसमें वही पुरानी बातें रिपीट होती हैं, जिसके बाद अब ऐसा लगने लगा है कि शायद भारत को परमानेंट सीट या वीटो पावर कभी ना मिले. लेकिन अपना खुद बनाना पड़ेगा. लेकिन यूएन जनरल असेंबली के सेशन के बाद पिछले कुछ हफ्तों से डेवलपमेंट्स काफी तेज हो गई हैं और कॉफी क्लब नाम का एक ग्रुप है जो काफी एक्टिव होकर भारत और बाकी देशों का विरोध कर रहा है. वैसे तो इस ग्रुप में भारत का विरोध कर रहा है 21 देश शामिल हैं और सभी देश अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लेकिन ये सारे एक ही मांग कर रहे हैं. रिफॉर्म्स को लेकर यूनाइटेड नेशंस में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस चल रही हैं, जिसमें कई सारे देश आकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं. मसला ये है कि यहाँ पर एक छोटे से आइलैंड नेशन की बात को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है जितनी इंपॉर्टेंस भारत या अमेरिका जैसे बड़े देशों को मिलती है. 190 से ज्यादा देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं. ऐसे में सब एक ही बात के ऊपर सहमति बना लें ये भी इतना आसान नहीं है. और खास बात यह है कि कुछ ऐसे देशों के नाम सामने आ गए हैं जो बायलैटरल लेवल के ऊपर भारत के तो बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, लेकिन इन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं. ओह, वो कौन है भाई? यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म को लेकर जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन स्टार्ट हुई हैं, इसमें अब ये आर्गुमेंट तेज हो गया है कि नए परमानेंट मेंबर्स की एक्चुअल में कोई जरूरत ही नहीं है. दरअसल रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यानी कि यूएफसी नाम का एक ग्रुप बन गया है, जिसको कॉफी क्लब का निकनेम दिया गया है. अब ये ग्रुप G4 देशों को परमानेंट मेंबर बनाने के अगेंस्ट काम कर रहा है. अभी तक ये लोग भारत के लिए कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन अभी अपने प्रोपेगेंडा से रिफॉर्म्स को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं. यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस के फाउंडिंग मेंबर हैं इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और इजिप्ट. लेकिन इनकी इतनी पावर कहाँ से आ रही है यार? मजाक है क्या ये? इज इट अ मजाक? यूनाइटेड फॉर कॉन्फ्रेंस, दो लोग पाकिस्तान, आर यू किडिंग मी? न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के दौरान दुनिया के 50 से भी ज्यादा देश यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यानी कि कॉफी क्लब ग्रुप के साथ आकर खड़े हो गए हैं. इसलिए अब इनकी क्या मांगे हैं उसका वेट, उसका वजन अपने आप देखना पड़ेगा. क्या कंफ्यूजन थी थोड़ी, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. यूनाइटेड फॉर कॉन्फ्रेंस इज अ मूवमेंट दैट डेवलप्ड इन 1990 ऑपोजिशन टू द पॉसिबल एक्सपेंशन. ओके, तो बोल रहे हैं कि ये यूएफसी में पाकिस्तान भी है. ये जो 50 से भी ज्यादा देश एक साथ आ गए हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस अच्छा, 50 से ज़्यादा हैं के दौरान इनकी डिमांड्स कुछ इस तरह से हैं. रिफॉर्म्स के बाद नई सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी सभी चीजें सेम रखी जाए, बस एक नई कैटेगरी जोड़ी जाए जिसमें कुछ देश ऐसे होंगे जो लंबे समय तक नॉन परमानेंट मेंबर्स बनाए जाएंगे. यानी कि एक कैटेगरी परमानेंट मेंबर्स की, दूसरी कैटेगरी नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो 2 साल के लिए मेंबर्स बनेंगे, और एक तीसरी नई कैटेगरी जिसमें लंबे समय के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स को जोड़ा जाएगा, जो क्या बकवास कर रहे हैं यार? कि 3 से 5 साल या फिर 6 से 8 साल तक नॉन परमानेंट ना, इंडिया हैज़ टू कम इन द मेन 5 मेंबर बने रहेंगे.
और वीटो पावर पहले वाले 5 परमानेंट और मेंबर। चक्कर ये है कि इंडिया इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप देखिए इंडिया वेपन्स पे डिपेंडेंट है इन सब कंट्रीज़ पे। इस चार्ट देखिए, इंडिया डिपेंड करता है फ्रांस पे रफ़ाल के लिए, रशिया पे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट के लिए डिपेंडेंट है, यूएसए से भी माल लेता है, चाइना से हम नहीं लेते, ओके, यूके से भी हम लेते हैं, एयरप्लेन्स लिए हुए हमने। तो जब आप डिपेंडेंट हो इन सारी कंट्रीज़ पे तो आपको कैसे बनाएंगे परमानेंट मेंबर? दैट्स द पॉइंट। अभी कुछ समय लगेगा जब इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और इंडिया किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा डिफेंस के लिए। अगर आप डिफेंस के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसी पे तो समझ जाता है बंदा कि आप जो है खुद इंडिपेंडेंट नहीं है। दैट्स अ पॉइंट। तो मेरे ख्याल से मेन पॉइंट यहीं पर ही आ रहा है कि इंडिया हैज़ टू बिकम 100% इंडिपेंडेंट, किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए फॉर एनीथिंग। और जब तक वो नहीं होगा ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मगर बहुत सारी अच्छी न्यूज़ थी, बहुत अच्छा लगा देखकर कि क्या क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशंस को तो पता ही था ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट है, और वो तब होगा मे बी 10 साल में जब इंडिया इतनी पावरफुल फोर्स बन जाएगा और ख़ुद पे इतना ज़बरदस्त होगा कि हम वेपन्स बेचेंगे लोगों को, हम किसी से भी वेपन नहीं लेंगे। जिस दिन वो हो गया ना कि आपको नज़र आ गया कि इंडिया से वेपन बेचता है, लेता किसी से नहीं है वेपन, तब आप समझ जाना कि इंडिया आ जाएगा यूनाइटेड नेशंस में। और चाइना से तो एक बार ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ होने वाला है। अभी हम काफ़ी पीछे हैं जब एयरफोर्स के बारे में सुनते हैं। तो आप बताएं आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।